कहां तक हुआ था इसमें? आधारभूत लक्षण हम पढ़ रहे थे। पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था इकोनॉमी के अंतर्गत, और ये टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, या इसको हम आधारभूत लक्षण भी कह सकते हैं। तो ये टॉपिक मैंने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, यूनिट फर्स्ट है ये, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, है ना। जीडीपी जो अभी है 3.75 ट्रिलियन डॉलर है अभी, और ये 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, ये लक्ष्य है ना। भारत ने लक्ष्य डिसाइड किया है, ये लक्ष्य है 2025 तक ये कितनी हो जाएगी? 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य है। ये चीज आपको जो है अभी जब मैं विकसित भारत @2047 पढ़ाऊंगा तो उसमें भी ये डेटा आपको वहां पर ध्यान रखने पड़ेंगे। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय विश्व बैंक द्वारा डिसाइड की गई है, ये है $2601 डॉलर, ये 2023 का आंकड़ा है। 2601 डॉलर है, ये IMF वर्ल्ड बैंक द्वारा इसका आकलन किया जाता है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। 2027 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा, ये भी लक्ष्य रखा गया है। इसका जिक्र अभी आगे हम करने वाले हैं, है ना। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, ये हो गया था। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हमने प्राप्त कर ली है, अभी नया डेटा इसमें मैंने बताया हुआ है। पुराना ये है 50 मिलियन टन पहले था, अभी जो है 315 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हमारे यहाँ पर हो रहा है। और कृषि पर निर्भरता जो है 70% हुआ करती थी 1950-51 में, अभी जो घट करके हो गई है 41.49%, लेकिन अभी भी ये सर्वाधिक है। ये सर्वाधिक है ना, ये कुल श्रम शक्ति का है। कुल श्रम शक्ति का मतलब होता है 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो लोग होते हैं वो जो है श्रम शक्ति में सम्मिलित किए जाते हैं, मतलब जो काम करने योग्य हैं, क्योंकि 15 वर्ष से नीचे जो लोग रहते हैं इनसे काम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि बाल श्रम की श्रेणी में आ जाता है। तो श्रम शक्ति में कौन से व्यक्ति सम्मिलित होते हैं? वो होते हैं 15 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र के लोग। तो उसका 41.49% जो है लोग कृषि कार्यों में निर्भर हैं, कृषि कार्यों में संलग्न हैं, ये मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। इसके बाद खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हमने प्राप्त कर ली है। फिर मैंने ये बताया था, ये भी हो गया था, उसमें कृषि क्षेत्र में योगदान में जो कमी हो रही है निरंतर, उसको मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है एक ग्राफ के जरिए। ठीक है, तो ये भी हो गया था 1950-51 में 55.40% जो है जीडीपी में योगदान था देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान में कमी का यहाँ पर ये बनाया गया है ग्राफ। फिर 2016-17 में ये घट करके हो गई 17.4%, तो 2018-19 में 15.87%, 2019-20 में और 2021 में ये बढ़ गई है। बढ़ने का कारण भी मैंने बताया था, कोरोना की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो अदर सेक्टर्स हैं, यानी जो उद्योग और सेवा क्षेत्र थे, वो जो है ज्यादा विकसित नहीं हो पाए, लेकिन कृषि क्षेत्र पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। कृषि क्षेत्र में ज्यादा उनकी अपेक्षा विकास हुआ, इसलिए यहां पर जो है ये ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक, इसके आगे है सेवा क्षेत्र। देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हो रही है। ये पहले का डेटा है 1950-51 को 28%, और ये अभी का है 52.8%। अभी जो सेवा क्षेत्र का योगदान है वो है 52.8%। इसको अलग से भी हम पढ़ेंगे, पर्टिकुलर सेवा क्षेत्र आपको अलग से पढ़ना है, कृषि क्षेत्र अलग से पढ़ना है, उद्योग क्षेत्र अलग से पढ़ना है, इन सभी का डिटेल आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे मैंने कल बताया था, ये भी टेलर है, सभी की पिक्चर अभी अलग से दिखाई जाएगी, है ना, केवल अभी टेलर चल रहा है अलग अलग। ठीक है, तो ये है सेवा क्षेत्र का योगदान जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है। कृषि का योगदान कम हो रहा है, कृषि क्षेत्र का योगदान कम होना,
कृषि पर निर्भरता कम होना, ये किसका सूचक है? ये विकास का सूचक है। तो ये हम जब विकसित भारत @ 2047 पढ़ेंगे तो उसमें ये आधार में बताएंगे, ये आधार है ना। कृषि पर निर्भरता कम होना, कृषि का जीडीपी में योगदान कम होना, ये जो है विकास का सूचक माना जाता है, क्योंकि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहां पर ये कम है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि हम जो है विकसित हो रहे हैं, है ना। इस आधार पर हम कहते हैं कि हम विकसित हो रहे हैं और 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे। ये आधार बताना है, उसमें हम ये पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद आगे आता है विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान। विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्थान है वो दो तरीके से बताया जाता है ना। दो आधार इसके होते हैं, दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होती हैं। एक मेथड है विदेशी विनिमय मूल। विदेशी विनिमय मूल के आधार पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कही जाती है। इसमें फर्स्ट चाइना है, फर्स्ट यूएसए है, सेकेंड चाइना है, जापान, जर्मनी, फिर इंडिया का नाम आता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2027 तक भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ करके इस आधार पर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा जो है लक्ष्य है। ये लक्ष्य है 2027 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था। भारत हो जाए। है ना, इस तरह का लक्ष्य डिसाइड हुआ है। तो कहने का मतलब यहां पर है कि ये जो 5वां स्थान अभी हम पढ़ रहे हैं ये विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर है। एक और आधार होता है क्रय शक्ति समता। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। ये दूसरा आधार इसमें मैंने बताया है क्रय शक्ति समता, है ना, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी इंग्लिश में कहते हैं। पीपीपी, क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था इंडिया को माना जाता है। इसमें चाइना फर्स्ट है, सेकेंड यूएसए है, थर्ड भारत आता है, फिर जापान है, जर्मनी है, फिर नेक्स्ट। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं का जो अध्ययन है, उनका जो तुलना है, उनकी जो तुलनात्मक अध्ययन है, वो दो आधारों पर दो तरीके से करते हैं। एक है विदेशी विनिमय मूल्य और दूसरा है क्रय शक्ति समता। हालांकि इसका आगे भी जिक्र आएगा, मैं थोड़ा सा यहां पर इनका मतलब बता देता हूं। विश्व बैंक या आईएमएफ द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की पद्धतियां द्वारा प्रयुक्त पद्धतियां, इसमें दो हैं। एक को कहा जाता है विदेशी विनिमय मूल्य, विदेशी विनिमय मूल्य, और दूसरा है क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी इसको कहा जाता है। इंग्लिश में शॉर्ट में लिखते हैं पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। देखिए, विदेशी विनिमय मूल्य का मतलब होता है कि हमारी देश की जो मुद्रा है उसका अन्य देशों की मुद्रा की अपेक्षा विनिमय मूल्य कितना है ना। दोनों का कंपैरिजन किया जाता है कि हमारे
देश की जो मुद्रा है यानी रुपया है उसका डॉलर में कितना मूल्य होता है या डॉलर का रुपए में कितना मूल्य होता है, इस तरह का कंपैरिजन करके जब भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है, उसकी स्थिति डिसाइड की जाती है, तो हम उसको कहते हैं विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर, है ना। इसमें विदेशी जो मुद्राएं हैं, देशी जो मुद्राएं हैं, उनके बीच तुलना की जाती है, उनके विनिमय मूल्य के आधार पर तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर जो $1 है वो कितना, लगभग 80 रुपए के आसपास चल रहा है। अभी कितना चल रहा है, 80 से ज्यादा हो गया ना, 80-82 के आसपास चल रहा है। तो ये इस तरह की तुलना जो है करके जब आकलन किया जाता है अर्थव्यवस्था का, तो हम उसको कह देते हैं विदेशी विनिमय मूल्य। क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति समता का मतलब होता है कि इसमें यह देखा जाता है कि हमारे यहाँ पर जो मुद्रा है उसकी क्रय करने की क्षमता और अमेरिका में डॉलर की क्रय करने की क्षमता कैसी है ना। दोनों देशों में उनके अंदर, देश के अंदर जो है उस मुद्रा की क्रय करने की क्षमता कितनी है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि हमारे यहां पर 10 रुपए में 2 केले मिलते हैं, तो अमेरिका में $10 में कितने केले मिलेंगे, अभी कितने केले मिल रहे हैं। इस तरह का कंपैरिजन जो होता है उसको हम कहते हैं क्रय शक्ति समता के आधार पर आकलन करना। तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इसके आधार पर जब आकलन होता है ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है किसी भी देश के संबंध में, भारत अमेरिका के संबंध में या किसी अन्य देश के संबंध में, इसलिए हमारी जो पोजीशन है ऊपर है, ज्यादा अंतर नहीं होगा। मैंने अभी जैसे एग्जाम्पल दिया कि 10 रुपए में यहाँ पर 2 केले मिल रहे हैं, तो वहां पर 3-4 केले मिलेंगे, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं आएगा, नहीं आता है, इसलिए जो है ये पोजीशन हमारी ऊपर आ रही है। इसमें बहुत अंतर आता है, इसलिए पोजीशन आप यहाँ पर देख रहे हैं 5वीं पोजीशन है, यहाँ पे 3री पोजीशन, ये अंतर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आकलन दोनों संस्थाएं करती हैं और तुलना करती हैं। तो आ गया समझ में ये चीज। अब मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उनमें सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली, ग्रोथ करने वाली जो अर्थव्यवस्था है वो भारतीय अर्थव्यवस्था है। ये चीजें जो है आपको आगे जो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वहां पर भी इनका जिक्र करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में ये सबसे बड़ा फायदा रहता है, एक चीज को आप कई जगह यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एक ही चीज को आप कितनी जगह यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग संदर्भ में, है ना। बहुत बड़ा फायदा इकोनॉमी का है ये। बस आपको समझ डेवलप करना है कि हम इस आंकड़े को, इस मैटर को कैसे कहां पर यूज करें। बहुत आसान चीजें हैं ये। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर एक टेबल बनाई है और IMF ने जो है ये आकलन किया हुआ है। उसने बताया है कि किस तरीके से जो है भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा, संपूर्ण विश्व की अपेक्षा, विकसित देशों की अपेक्षा। ये पूरा जो है यहाँ पर आकलन किया हुआ है। 2022 और 2023 के संदर्भ में जो है ये आकलन किया गया है ना। मतलब लगातार, हालांकि और पहले से भी ऐसा 2019-20 से जो है लगातार चल रहा है कि भारत जो सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था चल रही है लगातार, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 साल के आंकड़े बताए हैं। संपूर्ण विश्व में अगर हम देखें ग्रोथ तो 3.5 है और 2022 में, 2023 में देखें 3.1 है। सभी विकसित राष्ट्रों के हिसाब से देखें तो 2022 में 2.6 और 2023 में 1.6। अमेरिका की हम बात करें तो 1.9 2022 में है और 2023 में 2.5 हो गई है, बढ़ गई। चाइना जो हमारा सबसे ज्यादा कंपटीटर है उसकी हम बात करें तो वहां पर भी कम है, 3.0 2022 में रही है और 2023 में 5.2 रही है। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत में 7.2 2022 और 6.7 जो है 2023 में रही है। तो इस तरीके से ये अलग अलग राष्ट्रों के संबंध में ये तुलना यहाँ पर की गई। तो इस आधार पर हम कह रहे हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था चल रही है, काफी समय से है। ठीक है, ये जो यहाँ पर हमने बात की है ये GDP की है ना।
हम बात करते हैं। हम हालांकि अभी राष्ट्रीय आय की अवधारणा जब ये कंप्लीट होगा तो उसमें बताऊंगा राष्ट्रीय आय में क्या आता है ना। तो हम जब हम विकास दर की बात करते हैं, ये एक्चुअली विकास दर है ना। तो विकास दर जब हम बोलते हैं विकास दर या अर्थव्यवस्था में वृद्धि कितनी हुई, तो उसमें किसकी वृद्धि आकलित की जाती है, किसकी वृद्धि हम कहते हैं, क्या वृद्धि हुई, तो वो जीडीपी की वृद्धि है। जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था में विकास की बात करते हैं, विकास दर की बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है उस देश की जीडीपी में वृद्धि, है ना। जीडीपी में वृद्धि का मतलब होता है विकास दर में वृद्धि, ठीक है। तो उसको हम बाद में करेंगे, अलग से टॉपिक आपका आएगा, वो राष्ट्रीय आय की अवधारणा करके दिया है, वहां पर आएगा। इसके बाद गरीबी का दुष्चक्र, ये नकारात्मक पॉइंट है, लेकिन इसके लक्षण में हम लिखते हैं इसको। नीति आयोग द्वारा जो है बहुआयामी निर्धनता जो सूचकांक है, एमपीआई इसको कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई, इसके द्वारा जो आकलन किया गया है उसमें 14.96 जो है परसेंट बताई गई है अभी गरीबी। ये 2019-20 का आंकड़ा है, अभी नया यही है, इसके बाद कोई आंकड़ा नहीं आया है। और 2015-16 में ये जो गरीबी का आंकड़ा था वो 24.8%, ठीक है। 2011-12 में 21.9 था। देखो, अगर हम 2011-12 का आंकड़ा देखें, 21.9%। अभी गरीबी का एक नया टॉपिक, सॉरी नया नहीं, पुराना टॉपिक है ये, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय संतुलन, पुराना टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे बाद में, कंप्लीट होने के बाद ये। तो वहां पर सारी चीजें मैं बताऊंगा। सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा जो है जो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय का जो आधार बताया गया था, उसके आधार पर यह आकलन किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो आधार माना था गरीबी का, गरीबी के निर्धारण का, वो था प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय। तो उस आधार पर ही आकलन किया गया था। तो इसमें जो गरीबी का परसेंटेज आया था वो 21.9% आया था। फिर रंगराजन समिति का गठन किया गया था, 2014 की बात है। तो रंगराजन समिति ने जब आकलन किया तो उसमें जो है 29.5% बता दिया गया था, है ना। रंगराजन समिति ने बहुत कम आधार माने थे, मतलब जो गरीबी के निर्धारण के लिए जो आधार है, जो उपभोग व्यय का आधार माना था, बहुत कम माना था। तो उसको लेकर के बहुत से लोगों ने आलोचना की थी। उस समय यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार के समय जो है ये आकलन हुआ था। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता थे, उन्होंने यूपीए के कांग्रेस के नेताओं को उतने पैसे मनी ऑर्डर करके भेजे थे। ये मतलब सही बात है, ये मैं जोक की बात नहीं कर रहा। उन्होंने जो है उनको मनी ऑर्डर किए थे कि भाई आप जो है इतने पैसे में, मतलब 33 रुपए सिटी का एक दिन का खर्च और 27 रुपए गांव का एक दिन का खर्च। अगर इतना कोई खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, ये उन्होंने आधार बताया था। तो इतने रुपए उन्होंने जो है मनी ऑर्डर करके भेजे कि भाई आप इतने रुपए में खर्च करके बता दो हमें, तो हम जान जाए कि सही आकलन। तो इस आधार पर फिर बाद में इसकी समीक्षा करने के लिए तेंदुलकर समिति ने जो आधार बताए थे उसकी समीक्षा करने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई थी, रंगराजन समिति, 2012 में गठित हुई थी। फिर रंगराजन समिति ने थोड़ा सा मानदंड बड़े कर दिए, बढ़ा दिए थे। तो मानदंड बढ़ाने की वजह से गरीबी भी बढ़ गई, इसका परसेंटेज बढ़ गया, तो वो हो गया था 29.5% हो गया था। तो ये दो आंकड़े उस समय आते थे, 2011-12 के ही दोनों आंकड़े। एक कहता है 21.9%, दूसरा 29.5%। इस तरह से दो समितियों ने अलग अलग आंकड़े बताए थे। 2015-16 में ये हो गया था 24.85%। और इस तरीके से अभी जो वर्तमान में नया डेटा आया है, नीति आयोग ने जारी किया है, वो है 14.96%। 19-20 का ये डेटा है, ठीक है। ये 2023 का सूचकांक है, 2023 में जारी हुआ था ये। है
है ना, उस समय डेटा आया था। बाकी चीजें हम गरीबी के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद बेरोजगारी का व्यापक रूप, बेरोजगारी भी अलग से टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, उसका डिटेल वहां पर मैं करूंगा। यहां पर मैंने सिर्फ डेटा बताए हैं। यहां पर 3.1% जो है बेरोजगारी है ना। अब उन्होंने कहां से देख ली थी बेरोजगारी पता नहीं, है ना। केवल 3.1% बेरोजगारी है। इसके पहले एक डेटा आया था, वो था 7.8%। वो सबसे ज्यादा पिछले 40 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का डेटा आया था, और अभी इतना कम होकर के हो गया है 3.1%। अब वो किस तरह से, किस आधार पर आकलित किया गया है, अब ये तो वही जाने, वही बता सकते हैं कैसे उन्होंने आकलन किया, क्या देखा। ठीक है। और NSSO का है ये, 2022 में ये था 3.6%। फिर इसको मैंने शहरी है, शहरी बेरोजगारी है, ग्रामीण बेरोजगारी है, महिला बेरोजगारी है, पुरुष बेरोजगारी है, अलग अलग आंकड़े यहाँ पर मैंने बताए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं आप लोगों के लिए। नया डेटा है, एकदम ये लेटेस्ट है, ताजा ताजा है ना। तो शहरी बेरोजगारी की दर है 5.2%। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शहरी और ग्रामीण में कितना अंतर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि गांव में कोई रहता ही नहीं, सब सिटी में आ जाते हैं और सिटी में बेरोजगारी बढ़ाते हैं वही गांव के जो लोग हैं सिटी में आकर के गांव की बेरोजगारी को कम कर देते हैं और सिटी में बेरोजगारी बढ़ा देते हैं, है ना। तो इसलिए जो है आप देख रहे हैं कि जस्ट डबल बेरोजगारी दिख रही है यहाँ पर सिटी की गांव से, है ना। तो उसका कारण यही है कि गांव से शहर की ओर जो पलायन हो रहा है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। महिला बेरोजगारी, यहां पर भी आप देख सकते हैं, महिला कम बेरोजगार है और पुरुष ज्यादा बेरोजगार है ना। महिलाओं की बेरोजगारी कम है, 3% है, पुरुषों की ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, 3.2% है ना। तो ये सारे डेटा जो है आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे, इसलिए इनको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर केवल मैंने डेटा बताया है, बाकी बेरोजगारी का पूरा कॉन्सेप्ट हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाता है बेरोजगारी के व्यापक स्वरूप। इसके बाद धन तथा आय के वितरण में असमानता, इसका जिक्र मैंने अभी किया था आप लोगों के सामने, तो सोशियोलॉजी में इसका जिक्र किया था। यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा विषमता है, असमानता है, और उस असमानता को जो है इस डेटा के माध्यम से मैंने बताया हुआ है किस तरह की असमानता है। देखिए, चोटी के जो 1% लोग हैं, 1% मतलब ये उद्योगपति जितने भी हैं, औद्योगिक घराने हैं, उद्योगपति हैं, वो 1% है। तो उनके पास टोटल जो संपत्ति है भारत की, उसका आधे से ज्यादा संपत्ति तो उनके पास ही है, 51%, यानी आधे से ज्यादा हो गई। बाकी नीचे के जो 60% लोग हैं, उनके पास जो टोटल संपत्ति है वो है 4.8%, यानी 5%। तो ये आर्थिक विषमता हमारे यहाँ पर पाई जाती है। इसको हम कहाँ पर यूज करेंगे? हम इसको यूज करेंगे क्षेत्रीय असंतुलन में। एक टॉपिक आपके सिलेबस में, पुराना सिलेबस है ये, पुराना पहले भी था, अभी भी है, क्षेत्रीय संतुलन करके टॉपिक है। वहां पर जो है इस डेटा का यूज हम करते हैं, क्षेत्रीय असंतुलन। ठीक, तो ये हो गया धन तथा आय के वितरण में असमानता, एक पॉइंट है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। 1950-51 में 258 रुपए थी, और अभी जो है ये हो गई है 1,72,276 रुपए, यानी 1.5 लाख से ज्यादा, है ना, प्रति व्यक्ति आया है। ये 2022-23 में ये आकलित हुआ है। अभी 2023-24 में जो अनुमान लगाया गया है NSO द्वारा, वो 1,85,000, नया जो अनुमान है वो 22-23 का है, वो यानी 2023-24 का है। 2023-24 का अनुमान है NSO का 1.85 लाख रुपए अनुमानित है।
है ना। तो 2022-23 में ये वास्तविक अनुमान है ना, ये वास्तविक है, इसको हम कहते हैं वास्तविक। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 3 तरह के अनुमान होते हैं, 3 तरह के आंकड़े मिलते हैं आपको। एक होते हैं, पहले होते हैं अनुमानित, है ना, और फिर होते हैं संशोधित, और फिर होते हैं वास्तविक। इसको अनुमान ना लिख करके वास्तविक ही लिखेंगे, ज्यादा सही रहेगा, है ना। पहले अनुमानित होते हैं, फिर संशोधित होते हैं, और फिर वास्तविक होते हैं, है ना। आर्थिक समीक्षा जब जारी होती है तो उस समय जो है अनुमान लगाया जाता है कि भाई अगले वर्ष में इतने राष्ट्रीय आय या इतना जीडीपी में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय होगी। फिर उसमें बीच में क्या संशोधन कर दिया जाता है, कमी कर दी जाती है ना। संशोधन में कमी होती है, वृद्धि तो होती नहीं है ना, वृद्धि थोड़ी होगी, तो कमी कर देते हैं तो संशोधित हो गए। फिर जब वित्त वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो फिर वास्तविक जो आंकड़े हैं वो पता चल जाते हैं। वित्त वर्ष कंप्लीट होने के बाद फिर वास्तविक आंकड़े आते हैं। तो ये है, अभी इसमें संशोधन होगा और फिर वास्तविक आएगा, ठीक है। तो ये है, और ये ध्यान रखने की बात ये है, इसमें लिखा नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये जो अनुमान, ये जो आंकड़ा है, ये है चालू मूल्यों या प्रचलित मूल्यों के आधार पर। प्रचलित या इसको कहते हैं चालू मूल्यों के आधार, है ना। एक होते हैं स्थिर मूल्यों के आधार पर। स्थिर मूल्य मतलब होता है जो आधार वर्ष है 2011-12 जो आधार वर्ष है उसके आधार पर आकलन किया जाता है, उसको बोलते हैं स्थिर मूल्यों के आधार पर। ये है प्रचलित या चालू मूल्यों के आधार पर, जो अभी करंट में जो मूल्य चल रहे हैं, कीमतें चल रही हैं। इसका डिटेल हम पढ़ेंगे जब राष्ट्रीय आय की अवधारणा पढ़ेंगे, तब वहां पर डिटेल आएगा। तो स्थिर मूल्यों के आधार पर लगभग 96,000 के आसपास है ये डेटा, और ये मैंने इसका चालू मूल्यों के आधार पर बताया है 1.72 लाख। इसके बाद है आगे, विकास दर में अनियमित वृद्धि हो रही है। विकास दर में अनियमित वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि बीच में बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है ना। जैसे यहाँ पर मैंने ये माइनस में वृद्धि हुई, माइनस में वृद्धि बताई हुई है। अब सोचो आप, ये प्लस में है 7.2, प्लस में है, ये उतनी ही माइनस में है 6.6। और ये क्यों माइनस में हुई? कोरोना काल में हुई। कोरोना काल में उद्योग और व्यापार जो है, सेवा क्षेत्र पूरी तरीके से प्रॉब्लम में आ गया था, उसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पाई, तो इस वजह से जो है ये माइनस में चला गया, है ना। तो 2022-23 में ये वृद्धि 7.2% रही है। अभी मैंने IMF के वहां पर भी बताया था, वो डेटा बताया था। 2021-22 में 8.7%, और 20-21 में जो है रही है वो माइनस में रही है, -6.6%। ये जो डेटा है ये स्थिर मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्य यानी 2011-12 के आधार पर, आधार वर्ष अभी ये चेंज हो जाएगा, बहुत जल्दी चेंज होने वाला है ना, ठीक है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, स्थिर मूल्य क्या होते हैं, प्रचलित मूल्य क्या होते हैं, आधार वर्ष कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, सारी चीजें। अब इसका मैंने ग्राफ आगे बनवाया है, इस तरीके से इसका ग्राफ मैंने यहां पर बताया है। अनियमित वृद्धि कैसे हो रही है वो मैंने बताया यहां पर। तो 2020-21 में यहां पर माइनस में चला गया था, तो 2021-22 में ये डेटा है, और 22-23 में है ये 7.2%। तो इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से हम ऐसे बता सकते हैं। सही बना है ये? गलत तो नहीं? गलत हो जाता है कभी कभी, सही है, ठीक। विकास दर में अनियमित वृद्धि हो रही है। कोरोना काल में जो है बहुत प्रॉब्लम आ गई थी अर्थव्यवस्था को लेकर के, इसलिए जो माइनस में वृद्धि दर्शाई गई। हाँ, इसके बाद मैंने घरेलू बचत दर, पूंजी निर्माण दर में वृद्धि बताई है। हमारे यहाँ जो बचत होती है
और पूंजी का निर्माण जो होता है उसकी दरें लगातार बढ़ रही हैं, बीच में हालांकि कम हुई थी लेकिन लगातार बढ़ रही हैं। तो घरेलू बचत दर का जो डेटा है ये अनुमानित है, ये 2023-24 का अनुमानित है ना, और ये वास्तविक है। 22-23 में 12.6% है घरेलू बचत दर और 23-24 में जो है 7.9%। पूंजी निर्माण दर का यहाँ पर जो है डेटा लिखा हुआ है 22-23 में 30.7% और 23-24 में 31.3%। ये भी अनुमानित है। ये सारे डेटा आर्थिक समीक्षा के हैं, तो यहां पर हम सोर्स में आर्थिक समीक्षा लिख सकते हैं या सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय वो भी लिख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा उसी से चूंकि होती है ना, सोर्स मेन सोर्स जो होता है वो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मेन सोर्स होता है, तो ये मंत्रालय का नाम भी लिख सकते हैं और आर्थिक समीक्षा भी लिख सकते हैं, आर्थिक समीक्षा 2022-23। ठीक, तो ये इस तरीके से घरेलू बचत दर, पूंजी निर्माण दर में निरंतर वृद्धि हो रही है इंडिया में। इसके बाद ब्लू इकोनॉमी का बढ़ता दायरा, ये मैंने एक नया पॉइंट यहां पर जोड़ा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस समय चल रहा है। हाँ, पूंजी निर्माण दर के जो पूंजी जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट से पूंजी बनती है, तो किस दर से इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है उसको कहते हैं पूंजी निर्माण दर। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक होता है धन, एक होती है पूंजी। तो धन तो क्या है कि हमारे पास पड़ा हुआ है, उससे कोई हमें इनकम नहीं हो रही है, हम उस धन को जब हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो बन जाती है पूंजी। तो किस दर से हमने कोई इन्वेस्ट किया हुआ है उसको कहते हैं पूंजी निर्माण दर। बचत दर, हमारे पास जो बचत हो रही है, हम जो सेविंग कर रहे हैं, किस दर से बचत हो रही है उसको हम बचत दर बोलते हैं। और ये जो डिसाइड होती है सब जीडीपी के आधार पर डिसाइड होते हैं। जो परसेंटेज हम निकालते हैं ना, ये जीडीपी का निकालते हैं, मतलब डिवाइड बाई जीडीपी करते हैं, इंटू 100 करते हैं। जैसे टोटल हमने जो है मान लीजिए 100 करोड़ की पूंजी इकट्ठी की, 100 करोड़ की हमारे पास पूंजी आई, तो 100 करोड़ डिवाइड बाई जीडीपी इंटू 100, तो हमें जो है पूंजी निर्माण दर का परसेंटेज आ जाएगा। इसको कहते हैं हमारे पास मान लीजिए 100 करोड़ की पूंजी एक साल में हमने इकट्ठी की या इन्वेस्ट किया 100 करोड़ का, तो उसका हम कैसे दर निकालेंगे उसकी, तो जो रुपए में हमने जो है पूंजी हमने लगाई है, हमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो उतना रुपए में कर लेंगे। फिर जीडीपी जितना रुपए में हमारा हुआ है इंडिया में उस ईयर में, तो डिवाइड बाई जीडीपी इंटू 100 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूंजी निर्माण दर मिल जाएगी। ऐसे ही बचत दर को निकालते हैं। बचत दर कितनी बचत हुई रुपए में, डिवाइड बाई जीडीपी रुपए में इंटू 100, तो हमें पता चल जाएगा बचत दर, है ना। ठीक है, सकल बचत दर। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है ब्लू इकोनॉमी का बढ़ता दायरा। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, जो समुद्री उत्पाद होते हैं, समुद्र में जो हम व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, समुद्र में जो उत्पादन होता है ना, उससे जो हमें इनकम होती है उसको हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। सब चीजें उसमें आ जाती हैं, मछली वगैरह है ना, मत्स्य वगैरह भी इसमें आ जाता है ना। समुद्र में जो भी उत्पादन होता है, जो भी हमारा कारोबार होता है ना, उस तरह की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। तो अभी ये निरंतर बढ़ रही है ब्लू इकोनॉमी, और ये जीडीपी का 4% अभी हो चुकी है इंडिया में। ठीक है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के के अंतरिक्ष की ओर बढ़ते कदम, है ना। ये नए पॉइंट मैंने जोड़े हैं, अभी ताजा हैं। ठीक है, अंतरिक्ष की ओर बढ़ते कदम में, है ना, कहां से कहां पहुंच गया सब पता ही आप लोगों को। मंगल मिशन है, चंद्रयान फर्स्ट है, चंद्रयान सेकंड है, चंद्रयान थर्ड है, सूर्य मिशन है, आदित्य L1 है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगी, जो डिटेल करेंगे तब। ठीक, तो ये सारे पॉइंट मैंने इसमें बताए हैं। इसके बाद मैंने क्या किया है, इसको अलग अलग करके बताने का प्रयास किया है। भारतीय, पहले मैंने एक साथ सबको मिक्स कर दिया, अब यहां पर उन्हीं पॉइंट को मैंने बाइफरगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। कुछ सकारात्मक तत्व, विशेषताएं, लक्षण हैं,
और कुछ नकारात्मक। तो उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहां पर अलग अलग करके बताया है। ठीक है, सब पॉइंट वही है। ये सकारात्मक विशेषताएं या तत्व लक्षण है। इस तरीके से निश्चित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था सबका डिटेल में कर चुका हूं, बता चुका हूं। यहां पर सिर्फ पॉइंट आपको समझना है। विकासशील अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान में कमी, ये विकास का सूचक है, इसलिए सकारात्मक में लिखा हुआ है ना। ये विकास का सूचक माना जाता है, इसको हमने इसलिए यहां पर लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट है। इसके बाद आगे भी हैं, हटा दूं, ऐसे वही पॉइंट है, कुछ अलग नहीं है। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हो रही है। विश्व की 5वीं, मैंने यहां पर अलग अलग करके बताया हुआ है। यहां पर विनिमय सही लिखा उसने, वहां पर गलत लिखा। विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर 5वीं है और पीपीपी के आधार पर तीसरी है। यहां पर दोनों को मैंने अलग अलग करके बताया हुआ है। बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था, है ना। सॉरी, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि है, सॉरी राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय भी यहां पर कर लो, प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय। घरेलू बचत दर, पूंजी निर्माण दर में वृद्धि, अभी हमने पढ़ा। विलीय इकोनॉमी का बढ़ता दायरा, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतरिक्ष की ओर बढ़ते कदम, ये ठीक है। तो ये सारी हो गई हैं सकारात्मक। इसके बाद कुछ पॉइंट नकारात्मक के हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।